दोस्तों प्रश्न है कि स्वतंत्रता के बाद भारत की जनसंख्या के वृद्धि प्रतिरूप की प्रादेशिक विविधता का विवरण दीजिए और आर्थिक विषमता पर उनके प्रभाव को दर्शाइए। तो देखिए, यहाँ देख लेते हैं हम लोग कि स्वतंत्रता के बाद भारत की जनसंख्या वृद्धि प्रतिरूप की प्रादेशिक विविधता और आर्थिक विषमता पर इसके प्रभाव। तो सबसे पहले देखिए, भारत ने 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जनसांख्यिकीय संक्रमण के विशिष्ट चरणों का अनुभव किया। जनसंख्या वृद्धि दर में प्रादेशिक विविधता ने आर्थिक विकास के प्रतिरूपों को प्रभावित किया, जिससे राज्यों के बीच आर्थिक विषमताएं उत्पन्न हुई। भाग 1 में देखें तो जनसंख्या वृद्धि प्रतिरूप की प्रादेशिक विविधता 1947 से वर्तमान तक। चरण 1 में तो उच्च वृद्धि दर का चरण 1981 तक, 1951 से लेकर 1981 तक। तो राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो 1951 से 1961 में 21%, 21.6%, और 71 से लेकर 81 में 24.8%। स्वतंत्रता के बाद उच्चतम था ये 24.8%। प्रादेशिक प्रतिरूप देखें तो उत्तरी क्षेत्र में वृद्धि जो है उच्चतम वृद्धि हुई उत्तरी क्षेत्र में। ये उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान में 25 से 30% तक वृद्धि देखी गई। दक्षिणी क्षेत्र में मध्यम हुआ। तमिलनाडु, केरल में 20 से 22% अपेक्षाकृत निम्न रही। और पूर्वोत्तर जो है असम में उच्च वृद्धि प्रवासन के कारण। तो ये था। चरण 2 में देखें तो वृद्धि दर में गिरावट देखी गई 1981 से 2001 में। तो राष्ट्रीय स्तर पर 1991 से 2001 में 21.5% से 17.7% रही। प्रादेशिक विविधता देखें तो दक्षिण राज्य से केरल, तमिलनाडु में तीव्र गिरावट दर्ज की गई और यह 15% से कम हुई। जनसंख्या स्थिरीकरण हुआ। लेकिन हिंदी पट्टी में देखें तो उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान में ऊंची वृद्धि दर यानी कि 25% से ऊपर यह देखी गई। पश्चिमी भारत जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात में मध्यम गिरावट। तो इस प्रकार से हमने प्रादेशिक विविधता देखी। चरण 3 में देखें तो निम्न वृद्धि दर का चरण, ये 2001 से वर्तमान तक का। तो राष्ट्रीय स्तर पर देखें 2011 से 21 में 17.7% से 12.5%। स्वतंत्रता के बाद यह न्यूनतम हुआ। वर्तमान प्रादेशिक प्रतिरूप देखें तो प्रतिस्थापन स्तर से नीचे। हालांकि हम लोगों को ये यहाँ तक लेना होगा क्योंकि अभी डाटा जो है हमारे पास 2011 तक का ही है, तो इससे हम लोग वहीं तक लेंगे। मोटे तौर पर ये लिया गया है, तो इसे आप देखें तो 2011 से 21 में यह जो है 12.5% के आसपास रह गया है। प्रतिस्थापन स्तर के नीचे केरल, तमिलनाडु, पंजाब, ठीक है, ये 0.8%, तमिलनाडु में 1.2%, पंजाब में 1.3%। मध्य में देखें तो महाराष्ट्र 1.6 और गुजरात 1.8%। उच्च में देखें तो सर्वाधिक बिहार में है 2.5%, उत्तर प्रदेश में 2.4% और झारखंड में 2.3%। तो ये निम्न वृद्धि दर का चरण हम लोगों ने देखा, जो ऊपर हमने देखा उच्च वृद्धि दर का चरण। अब प्रादेशिक विविधता के निर्धारक कारक देखें, कारक क्या है। तो इसमें जो सबसे पहला प्रादेशिक विविधता के कारक है वो है सामाजिक सांस्कृतिक कारक। इसमें देखिए शैक्षणिक स्तर, उच्च साक्षरता वाले राज्यों में केरल 94%, तमिलनाडु 80% में निम्न वृद्धि दर हुआ है, ठीक है। मतलब उच्च साक्षरता वाले राज्यों में निम्न वृद्धि दर हुआ है। सामाजिक संरचना में देखें तो उत्तर भारत में पुत्र प्रधान सामाजिक मानसिकता, महिलाओं की निम्न स्थिति। शहरीकरण देखें दक्षिण और पश्चिम में उच्च शहरीकरण, महाराष्ट्र में 45% और तमिलनाडु में 48%। तो देखिए कि कहीं ना कहीं सामाजिक सांस्कृतिक कारण भी जो है प्रादेशिक विविधता के कारण बन रहे हैं। फिर दूसरा देखिए आर्थिक कारक, आय स्तर, उच्च प्रति व्यक्ति आय वाले राज्यों में निम्न वृद्धि देखी जाती है। और रोजगार संरचना, कृषि प्रधान राज्यों जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश में उच्च वृद्धि। नीतिगत कारक भी है, परिवार कल्याण कार्यक्रम, दक्षिण राज्यों में प्रभावी कार्यान्वयन इसका हुआ तो निम्न वृद्धि दर हुई। स्वास्थ्य ढांचा, केरल में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का सघन नेटवर्क है, इसलिए यहाँ पर जनसंख्या का जो वृद्धि है वो निम्न रही।
जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत का प्रादेशिक भिन्नता देखें तो दक्षिण राज्य चरण 4 से 5 में देखें तो निम्न जन्म मृत्यु दर है। उत्तरी राज्य में देखें चरण 2 से 3 में है अभी उच्च जन्म दर निम्न मृत्यु दर, तो ये है। अब जो प्रश्न है कि आर्थिक विषमता पर प्रभाव क्या है, तो आर्थिक विकास पर प्रभाव देखें तो दक्षिण राज्यों का लाभ, जनसांख्यिकीय लाभांश देखें तो कार्यशील जनसंख्या अनुपात में वृद्धि केरल और तमिलनाडु में, बचत और निवेश निम्न निर्भरता अनुपात उच्च बचत और आर्थिक विकास, मानव पूंजी स्वास्थ्य शिक्षा पर अधिक निवेश, तो ये दक्षिण राज्यों को लाभ मिला। फिर है उत्तरी राज्यों को चुनौतियाँ, युवा जनसंख्या का बोझ, रोजगार सृजन का दबाव बिहार और उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में, सार्वजनिक सेवाओं पर दबाव, स्वास्थ्य शिक्षा ढांचे का अधिभार, निम्न प्रति व्यक्ति आय, संसाधनों का विभाजन। फिर देखिए दूसरा कि राज्यों के बीच आर्थिक असमानता का विस्तार, प्रति व्यक्ति GSDP अंतराल देखें तो गोवा में 4.67 लाख है, वहीं बिहार में 46,000 के आसपास है, लगभग 10 गुना का अंतर है। दक्षिण राज्यों का औसत देखें तो इसका GSDP उत्तरी राज्यों से 2 से 3 गुना अधिक है। मानव विकास सूचकांक के मामले में देखें तो केरल में 0.782 है, बिहार में 0.576 है, तो ये अंतर दिखाई देता है। श्रम बाजार पर प्रभाव भी पड़ता है, तो दक्षिण राज्यों में श्रम की कमी है, तमिलनाडु केरल में प्रवासी श्रमिकों पर निर्भरता बनी रहती है। उत्तरी राज्यों में प्रवासन की समस्या है, बिहार उत्तर प्रदेश से दक्षिण पश्चिम की ओर श्रम प्रवास हो रहा है। मजदूरी दरों में अंतर, केरल में न्यूनतम मजदूरी 800 रुपये है, बिहार में 350 रुपये है, तो ये है। फिर राजकोषीय क्षमता पर प्रभाव पड़ता है, तो राजस्व संग्रह दक्षिण राज्यों में उच्च कर संग्रह देखा जाता है, बेहतर अनुपालन, केंद्रीय सहायता की निर्भरता यानी कि उत्तरी राज्यों की केंद्रीय संसाधनों पर अधिक निर्भरता रहती है, तो ये है। अब देख लेते हैं कि जनसांख्यिकीय और आर्थिक विषमता का चक्र कैसे है। तो देखिए उच्च जनसंख्या वृद्धि, संसाधनों का विभाजन, जब संसाधनों का विभाजन तो निम्न प्रति व्यक्ति निवेश, निम्न प्रति व्यक्ति निवेश तो निम्न मानव पूंजी, निम्न मानव पूंजी तो निम्न आर्थिक विकास और गरीबी का दुष्चक्र जो है ये चलता रहता है। इसके अलावा देखें तो निम्न जनसंख्या वृद्धि, संसाधनों का संकेंद्रण, संसाधनों का संकेंद्रण उच्च प्रति व्यक्ति निवेश, उच्च प्रति व्यक्ति निवेश उच्च मानव पूंजी, उच्च मानव पूंजी आर्थिक विकास, आर्थिक विकास समृद्धि का सकारात्मक चक्र। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि उच्च जनसंख्या वृद्धि और निम्न जनसंख्या वृद्धि किस प्रकार से एक तरफ जहां गरीबी के दुष्चक्र पैदा कर रही है, वहीं दूसरी तरफ समृद्धि का सकारात्मक चक्र हो रहा है। अब निष्कर्ष और नीतिगत निहितार्थ देखें तो समावेशी विकास की आवश्यकता, शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश विशेषकर उच्च वृद्धि वाले राज्यों में, रोजगार सृजन, युवा जनसंख्या के लिए कौशल विकास कार्यक्रम। दूसरा देखें तो प्रवासन प्रबंधन, श्रम की गतिशीलता, अंतर्राज्यीय प्रवासन के लिए नीतिगत ढांचा होना चाहिए, सामाजिक सुरक्षा, प्रवासी श्रमिकों के लिए सुरक्षा जाल जो है बनने चाहिए। तीसरा देखें तो राजकोषीय संघवाद का पुनर्संतुलन, राज्यों के बीच संसाधन वितरण, जनसंख्या आधारित सूत्र के स्थान पर विकास आवश्यकताओं के आधार पर ये संसाधन का वितरण होना चाहिए। जनसंख्या स्थिरीकरण की रणनीति, लक्षित हस्तक्षेप, उच्च वृद्धि दर वाले जिलों क्षेत्रों के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए, सशक्तिकरण, महिला शिक्षा, रोजगार और स्वायत्तता पर ध्यान दिए जाने चाहिए। तो स्वतंत्रता के बाद देखें तो जनसंख्या वृद्धि के प्रतिरूपों ने गहरी प्रादेशिक विविधता प्रदर्शित की है। इस विविधता ने राज्यों के बीच आर्थिक विषमताओं को बढ़ाया है, जबकि दक्षिणी राज्य जनसांख्यिकी संक्रमण के अग्रिम चरण में है और आर्थिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं। उत्तरी राज्य अभी भी उच्च वृद्धि दर के दबाव का सामना कर रहे हैं। समन्वित नीतिगत हस्तक्षेप, मानव पूंजी निर्माण और समावेशी विकास रणनीतियों के माध्यम से ही इन विषमताओं को कम किया जा सकता है और सतत विकास सुनिश्चित किया जा सकता है।